नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए समकालीन हिंदी कहानियों की श्रृंखला में वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी पारगमन। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। यदि सभी ग्रह घूमा करते हैं और हमें घुमाया करते हैं तो मैं जरूर इनसे बाहर हो लिया हूँ, स्थिर एवं स्थावर। जब तक धरती का वासी रहा हमेशा गति पकड़े रहा। जागते में तो घूमता ही, सोते में भी घूमा करता। माता पिता, मित्र शत्रु, पत्नी सास, बेटी बेटे, डॉक्टर नर्स सभी ने घुमाए रखा मुझे, एक सर्वगुण भैया को छोड़कर। लेकिन अब कहीं नहीं जाना मुझे, ना आगे ना पीछे, ना अस्पताल, ना अपने उस ढलाई घर में जहाँ कच्चे लोहे से स्टील तैयार किया जाता था, जिसे उसके पुराने उत्तम ढलाई घर वाले नाम से मेरी पत्नी ने मॉडर्न फाउंड्री का नाम देते समय रूपांतरित करवा डाला था सन 87 में। उन दिनों वो हमारे कस्बापुर की जिलाधीश थी और डिस्ट्रिक्ट क्लब में रोज़ बैडमिंटन खेलने आया करती थी। मेरी भेंट उससे वहीं हुई थी। बैडमिंटन का मैं भी शौकीन था और अच्छा खेलता था। बैडमिंटन की हमारी मैत्री को विवाह में बांधने का प्रस्ताव उसकी माँ ने पेश किया था, मेरे बड़े बंगले और छोटे परिवार को देखते हुए। मेरे परिवार में हम केवल 3 पुरुष थे, मेरे पिता, सर्वगुण भाई और मैं। हमारी माँ की मृत्यु के बाद हमारे पिता ने दूसरी शादी तो नहीं की थी, किंतु 3 बेटियों वाली एक अधेड़ विधवा को जरूर गांव की हमारी हवेली में ले आए थे और अब अपना अधिकतर समय भी वहीं बिताया करते थे। जबकि मानसिक स्तंभ से पीड़ित होने के कारण सर्वगुण भाई का सारा समय घर ही में कटता था, उनके वीडियो गेम्स एवं संगीत के कैसेट्स के साथ। हमारा वैवाहिक जीवन और उत्तम ढलाई घर का काया पलट लगभग एक साथ संपन्न हुए थे। कारण बिना चेतावनी के उन दिनों मेरे मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी और टनों का टन लोहा जला जा रहा था। ढल रहे लोहे को जब भी भट्टी में ज़रूरत से ज़्यादा देर तक रखा जाता है तो लोहा तो पूरा का पूरा जल ही जाया करता है और फिर वो किसी भी काम का नहीं रहता है। ऐसे में अपने पद का लाभ उठाकर कुसुम ने वो हड़ताल समाप्त करवाकर मेरे पिता को भी अपने पक्ष में ले लिया था, जो उस विधवा आउटसाइडर के कहने पर कुसुम और मेरी आयु के अंतर को अपनी आपत्ति का आधार बनाए हुए थे। कुसुम उम्र में मुझसे 7 साल बड़ी तो थी ही, उस समय वो 35 की थी और मैं 28 का। हड़ताल समाप्त हुई थी कुसुम द्वारा रखी गई 2 शर्तों पर। पहली शर्त के अनुसार मुझे लोहा पिघालने हेतु बेसिक पैसेंजर प्रणाली की ब्लास्ट फर्नेस झोंका भट्टी के स्थान पर ओपन हार्थ फर्नेस अर्थात खुले चूल्हे वाली भट्टी प्रयोग में लानी थी, और दूसरी शर्त के अनुसार मजदूरों का वेतनमान भी बढ़ा देना था। परिणाम इधर मैं अपने पुराने चूल्हों, भांडों, कलछुलों और बेलुनों के बीच नई आई भट्टियों, सिल्लियों, इनगॉट्स, मोल्ड्स और रोलर्स के साथ उलझ रहा था, तो उधर कुसुम और उसकी माँ हमारे बंगले को नया जीवन प्रदान करने के उपक्रम में फर्नीचर से लेकर पर्दों तक की बदलाई में मेरा बैंक बैलेंस घटाने में लगी थी। कुसुम अपनी माँ की इकलौती संतान थी, जो उसके पिता से वर्षों पहले तलाक ले चुकी थी। विवाह का 3रा वर्ष मुझे जुड़वा जोड़े के रूप में एक बेटा और एक बेटी जरूर दे गया था, किंतु उत्तरवर्ती वर्ष मेरे उत्तरदायित्व बढ़ाते चले गए थे, नई चिंताओं एवं परेशानियों के साथ। बेटी वेलहेम्स और LSR के बाद लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की अपनी पढ़ाई के मध्य ही में अपने एक सहपाठी के संग लापता हो गई थी और कुसुम के संपर्क सूत्रों के बावजूद लापता ही रही थी। बेटा अपनी ISC में 2 बार फेल हो जाने के बाद सन 2010 में मेरे पास कस्बापुर चला आया था। आते ही उसने अपने लिए एक नई SUV की मांग की थी और आए दिन उसकी सवारी में कई घंटों तक घर से गायब रहने लगा था। ना तो उसने मेरे ढलाई घर ही में कोई रुचि दिखलाई थी और ना ही सर्वगुण भैया की सेवा शुश्रूषा में, जिन्हें प्रचंड रूप में गुर्दे की बीमारी ने पकड़ रखा था। घटनाक्रम में तेजी आई थी सन 2012 में, जिस वर्ष कुसुम अपनी सेवानिवृत्ति के बाद कस्बापुर आन टिकी थी अपनी माँ के साथ स्थायी रूप से। बीच में बेशक वो प्रदेश के एक शहर से दूसरे शहर में जब स्थानांतरित होती रही थी, नियमित रूप से अपनी नियुक्ति वाले नए स्थान पर मुझे और बच्चों को आमंत्रित करती रही थी,
कस्बापुर में भी जब तब अपनी टिकान उसने जारी रखी थी और हर बार कमरों की साज सज्जा में भी परिवर्तन लाती रही थी। किंतु इस बार माँ बेटी पूरे बंगले ही को पुनरुज्जीवित करने के इरादे से आई थीं। उनकी ओर से आने वाला उच्चतम सीमा तक आपत्तिजनक प्रस्ताव था, बंगले के पिछले भाग में नौकरों के लिए बने क्वार्टर में से 2 को जोड़कर एक नया कक्ष तैयार किया जाए, ताकि सर्वगुण भाई बंगले के उस पिछले भाग में अपने गेम्स और संगीत के साथ जा रहें, इधर वाले अपने 3 कमरे छोड़ दें। सुनते ही मैं कुसुम पर चिल्ला पड़ा था, ऐसा सोचना भी पाप है, जानती भी हो। हमारी माँ कहा करती थी, सर्वगुण के रूप में ईश्वर ने हमारे घर में एक पवित्र आत्मा उतारी है, उसे इसी रूप में बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। वैसे भी पूरी दुनिया में सर्वगुण भाई मुझे सबसे प्यारे थे। वो मुस्कुराते तो मुझे लगता भगवान मुझसे प्रसन्न हैं, उदास दिखते तो लगता उनकी मुस्कुराहट तुरंत लौट आनी चाहिए। तो जिंदगी भर तुम वही एक जिम्मेदारी निभाओगे? कुसुम चमकी थी, हमारी तरफ तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुझे अपनी हर जिम्मेदारी का पूरा ध्यान है। मैं फिर तिल मिलाया था, तुम ही असंभव हो, यू आर इम्पॉसिबल। असंभव तुम हो, तुम्हारा वो इडियट भाई है, नरक दूत वो बाप है, व्याभिचारिणी उसकी पलटन है असंभव। मेरे पिता की उस टहलनी और उसके परिवार को कुसुम ने पलटन का नाम दे रखा था। मैं कुछ नहीं सुन रहा था, मुझे जो कहना था मैंने कहा और उसके बाद से चला आया था। आगामी दिन गहन परीक्षा के रहे थे। सर्वगुण भाई के गुर्दों का रोग बढ़ गया था और हर दूसरे तीसरे दिन दिया जाने वाला डायलिसिस भी निष्प्रभावी सिद्ध हो रहा था। ऐसे में एक ही रास्ता बचा था, उनके शरीर में एक स्वस्थ गुर्दे का प्रत्यारोपण, और बिना एक भी पलक झपकाए मैंने अपना गुर्दा पेश कर दिया था। कुसुम से इस बात का उल्लेख करने की मैंने कोई ज़रूरत नहीं समझी थी। उस दिन के बाद ही से हम पति पत्नी ने एक दूसरे से बातचीत करनी एकदम बंद कर दी थी। कुसुम की माँ जरूर मुझसे इधर उधर की खबर लेती देती रहती थी और जवाब में मैं भी हाँ हूँ कर दिया करता था, शिष्टाचारवश। ऑपरेशन के ठीक एक दिन पहले मैंने अपने पिता को फ़ोन पर सब कह सुनाया था और वो अस्पताल आन पहुँचे थे कुसुम के साथ। मैं नहीं जानता वो गांव से अकेले आए थे या उन लोगों के साथ। ये भी नहीं जानता कुसुम को उन्होंने क्या और कितना बताया था। ये ज़रूर जानता हूँ डॉक्टर से मिलने के बाद ही कुसुम मेरे पास आई थी। आते ही बोली थी, तुम अव्वल दर्जे के अहमक हो, एक ऐसे बंदे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो जिसके जिंदा रहने न रहने से किसी को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। मेरे लिए कुसुम के वे बोल अंतिम बोल थे जिन्हें मैं सुन रहा था। उत्तर में मैंने अपनी आंखें मूंद ली थी और चुप बना रहा था। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी पारगमन। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।